हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप लोगों का फिर से अपनी क्लास में एक बार और स्वागत करता हूं। आइए जुड़ जाइए और जियोग्राफी के इस शानदार सेशन में आप लोगों को हम आज पढ़ाने वाले हैं कटिबंधों के बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हम ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो जुड़ जाइए और बहुत ही अच्छे शानदार और बेसिक नॉलेज को लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन उठा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना देरी किए हुए। देखिए, ऋतु परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं जो कि हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्डेड हैं। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो को पहले देख सकते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम पढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? एक्चुअल में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता है। इस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए अब हम देखते हैं ये सिचुएशन कैसे कैसे क्रिएट होती है। कब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में यानी कि भारत के हिस्से में चमकता है, और कब दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, और कब जो सूर्य है वो 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर चमकता है। तो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपको इस क्लास से बिल्कुल आनंदमय क्लास होने वाली है। तो आपको इस क्लास से बहुत नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिए प्लीज। आप लोग ये समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे बेटर नॉलेज पाऊंगा। यस, यू आर गेटिंग द पीपीटी ऑन डिजिटल बोर्ड, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं भी आपको उसी की तरह नॉलेज और फीलिंग देने वाला हूं, तो प्लीज कनेक्टेड विद मी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होती है, क्योंकि जहां सूर्य चमकेगा वहां पर गर्मी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। हमने ये पूरा चक्र बना रखा है कि 21 जून को सूर्य कहां चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा। उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर चमकेगा, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में काफी गर्मी होती है। अच्छा, इसको सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सूर्य कहां चमकता है, कर्क रेखा पर। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है यानी कि गर्मी होती है, जो कि अभी आने वाली है आपकी जून के महीने तक, मई जून के महीने में। चलिए तो 21 जून को सूर्य कहां चमकेगा, कर्क रेखा पर। अभी आप केवल सुनिए, आपको कॉन्सेप्ट आगे समझ में आने वाला है। अच्छा, अब दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किया था, तो आप लोगों को वहां से कर्क और मकर रेखा के बारे में डीप नॉलेज मिल जाएगा। फिर भी हम आपको बता दें कि देखिए 23.5 डिग्री क्या होती है आपकी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपकी होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या होती है, मकर रेखा। तो ये भी मैंने मेंशन कर रखा है आपके ताप कटिबंध को पढ़ाने के लिए, तो उसमें आप लोग यहां से उसको समझ सकते हैं। तो जब देखिए सूरज क्या है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चमकेगा, और वो स्थिति होगी 21 जून की। तो 21 जून को यहाँ चमकने वाला है। जब यहाँ चमकेगा तो भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है। तो भारत में गर्मी कब पड़ने वाली है, 1 जून के महीने में, क्योंकि सूर्य कब चमकता है, 21 जून के समय पे सूर्य यहाँ पे चमकता है। अच्छा, उसके बाद बात करें हम कि दिसंबर के बाद मकर रेखा में चमकता है, तो इसका उल्टा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी नहीं पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु तब होती है जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सूर्य कहां चमकता है आपका, उत्तरी गोलार्ध में। तो अभी ये हम दक्षिणायन पढ़ रहे हैं, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, और इसको सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, दक्षिणायन कहते हैं। इनमें हमने दक्षिणायन और दक्षिणायन कर दिया। तो आप देखिए इसी टाइम पे भारत में मकर संक्रांति होती है, यानी कि इंडिया में क्या होती है, मकर संक्रांति, और इस समय पे क्या होती है, ग्रीष्म संक्रांति। तो ये भी आपको मिला नॉलेज। चलिए फिर बात करें हम इसकी कि 21 मार्च को क्या होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। 21 मार्च, डेट याद रख लीजिए, डेट ही पूछते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पर चमकता है। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में
दिन और रात समान होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि जब आप मार्च के महीने में आ जाते हैं, मार्च के महीने में क्या होता है कि जो दिन होता है और रात होती है बिल्कुल बराबर होने लगती है। तो दिन और रात बराबर कब होती है? मार्च के महीने में, और सितंबर के महीने से स्टार्ट होती है। तो दिन और रात बराबर यानी कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात कब होता है? मार्च के महीने में। इस स्थिति को विषुव की स्थिति कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकेगा। अब चलिए, अब देखिए 21 मार्च को क्या होता है? इसको कहते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कराता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए 21 मार्च को क्या है? बसंत विषुव। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। चलिए, इसके बाद इसका विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। और शरद विषुव में क्या होगा? यहाँ पर बसंत थी तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। तो आपने जाना कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु कैसे आती है? जब 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी शरद ऋतु होती है। और जब सूर्य 23 सितंबर को इसकी विपरीत अवस्था में यानी कि शरद विषुव पे होता है तो शरद ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये हम लोगों ने विषुव की स्थिति को जाना, और ये भी समझा कि सूर्य कब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, कब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, और कब सूर्य आपका जो है कर्क रेखा पर चमकता है। इसके बाद देखिए ये स्थिति मैंने बना रखी है आपको डायग्राम के माध्यम से। ये बीच में सूर्य है और इसके बाद ये मकर रेखा पर चमक रहा है सूर्य। ये स्थिति है 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा है? आपका मकर रेखा पर। इस समय जो उत्तरी वो क्या कहते हैं आपकी मकर रेखा है उस पर चमकेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने वाला है किस दिन? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस समय पे सीधा मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। उसके बाद 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो कहाँ चमकता है? विषुवत रेखा पर चमकता है, विषुवत रेखा पर। इसके बाद इसका चक्कर चलता है और आपका मार्च से अप्रैल, मई और जून यानी कि 21 जून को ये कर्क रेखा पर चमकता है, और उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून को जब ये कर्क रेखा पर चमकता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी का विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। अच्छा, सबसे बड़ी रात होगी। उसके बाद फिर ये चक्र चलता है और आपका जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 23 सितंबर को ये कहां पहुंच जाता है? फिर से 0 डिग्री पे पहुंच जाता है सूर्य, और फिर यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और इस समय पे आप लोगों ने हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में ये चमकेगा तो मतलब विषुवत रेखा पे चमकेगा 23 सितंबर को, तो क्या होगा? शरद ऋतु कहां पर होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। और शरद विषु कहेंगे तो शरद ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और बसंत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में, जब 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा। उसके बाद फिर से वही चक्कर चलता रहता है, और इसी तरह से आपके ऋतु परिवर्तन होता रहता है। देखिए, अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर ना झुकी होती, तो ऐसी स्थिति कभी देखने को ना मिलती। हमेशा 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता, और कभी भी ये जो ऋतु परिवर्तन है ये नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है, कौन सी डेट में होता है, सूर्य का उत्तरायण क्या है, सूर्य का दक्षिणायन क्या है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से हमने आपको ऋतु परिवर्तन के बारे में डिटेल में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आई विल प्रोवाइडिंग द वेरी गुड नॉलेज फॉर यू, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड दीज। चलिए, तो अब हम आपको और भी समझाते हैं। हाँ, और बहुत जल्दी हम आपको इंग्लिश की क्लासेस भी लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे। तो बहुत ही जल्दी, यानी कि ये आपका फरवरी का महीना यूपी पुलिस और आरओ यारो और डिफरेंट टाइप के जितने भी एग्जाम्स है, जैसे एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम्स होने के बाद मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी इंग्लिश के लिए। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नॉलेज देने वाला हूँ, किस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग से अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी
then I have only the one confident, that is English, or English giving the more confidence for every student. So please connect it with me, or after some time I will start my class on YouTube for English. So अब क्या ही बताऊं, अब स्टार्ट करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बहुत ही ग्रांड मेरा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसको मैं लाइक करता हूं और जिसको पढ़ाना पसंद करता हूं। ये मेरे अभी जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के उपलक्ष्य में मैं इनको तैयार कर रहा हूं। आप लोगों को भी अपना सहपाठी समझकर आप लोगों को भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आफ्टर सम टाइम मैं इंग्लिश का ही क्लास लूंगा और इंग्लिश ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये बहुत ही कठिन टॉपिक है आप लोगों को, अगर आप लोग बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने बेसिक लिया है। ये जो क्लास मैंने डिजाइन की है ये 6 एनसीईआरटी से है, कक्षा 6 से मैंने डिजाइन किया हुआ है। सोचिए आप जब 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में होते हैं तो आप इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं इनका क्या यूज ही होगा। तो इनको मैंने 6 की एनसीईआरटी से तैयार किया है, एनसीईआरटी से। इसका जो एडवांस लेवल है वो आपके जो सॉल्व पेपर हैं उनके जरिए आप लगा सकते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको हम अपनी प्रैक्टिस के थ्रू लाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम ताप कटिबंध। ताप कटिबंध देखिए, बेसिकली सबसे पहला जो कटिबंध है वो है 0 डिग्री के पास, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य जो बिल्कुल अपने सर के बिल्कुल ऊपर आता है, तो इस स्थिति में सूर्य का जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इसी स्थिति में पड़ती है। सूर्य क्या होता है, सूर्य बिल्कुल हमारी जो ऊपर जो हमारी खोपड़ी है इसके बिल्कुल सामने कब आता है, जब ये 0 डिग्री पे चमकता है। और आप कहीं भी स्थिति, कैसी भी स्थिति में रहें, आप शीतोष्ण कटिबंध में रहें, शीत कटिबंध में रहें, कभी भी आपका जो सूर्य है वो आपके सिर के ऊपर नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो उष्ण कटिबंध पे क्या होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में होता है, 0 डिग्री के आसपास होता है, लगभग 5 डिग्री के वहां होता है, आगे होता है। और इसे विषुवत व्रत भी कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां होता है, विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गर्मी काफी अधिक पड़ती है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्षा क्षेत्र, कहां पर वर्षा होती है। तो ये कटिबंध के आधार पर आपको और अच्छे से समझने आने वाला है कि कहां पर वर्षा ज्यादा होती है, कहां पर सर्दी ज्यादा होती है, कहां पर क्या होता है, सारी सिचुएशंस को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है आपका, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक, मतलब 23.5 से 66.5 तक क्या है आपका हो गया उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहां पर भी शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा। तो ये कटिबंध आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि 23 डिग्री से 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। और 0 डिग्री के आसपास का जो कटिबंध है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंध। और इसके बाद बात करें 66.5 डिग्री से ऊपर, यानी कि आपका शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में और दक्षिण में, शीतोष्ण कटिबंध के दक्षिण में कौन सा है, शीत कटिबंध। ये बहुत कठिन होते हैं टॉपिक, इनको आप बिल्कुल आप इस तरह से समझिए और आपको आगे और जब एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा इजी होने वाला है। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सा है, शीत कटिबंध। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य ज्यादातर सीधा यहाँ चमकता है, तो यहाँ पर तिरछी होंगी, यहाँ भी तिरछी होंगी, यहाँ पे भी सूर्य का जो ताप होगा कम होगा शीतोष्ण कटिबंध पे। तो यहाँ इसकी अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है और यहाँ तो बर्फ ही जमती है, बर्फ ही जमती है, क्योंकि सूर्य की किरणें केवल तिरछी पहुंच पाती हैं, केवल तिरछी, हॉरिजॉन्टल पहुंच पाती हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सूर्य की किरणें होती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, शीत कटिबंध। यहाँ पे हमेशा ग्लेशियर रहते हैं, बर्फ रहती है, तो ये शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो 3 कटिबंधों में हमने पृथ्वी के ताप कटिबंधों को बांटा है। पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और आपका फिर लास्ट में क्या हो गया, शीत कटिबंध। लास्ट में है शीत कटिबंध। ये आर्कटिक व्रत होता है 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो दक्षिण में क्या होती है, कर्क रेखा, उत्तर में दक्षिण में मकर रेखा, उत्तर में कर्क रेखा। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अटलांटिक व्रत होता है। ये भी क्या होता है, 66.5 डिग्री होता है। यहाँ पर 66.5 डिग्री, ये यहाँ पे नहीं है,
तो अटलांटिक वृत्त कहाँ होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये आपने कटिबंध समझे, बहुत ही, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये कटिबंध समझ में आए होंगे और आप अपनी नोटबुक में बना के देखेंगे। देखिए जब हम पवनें पढ़ेंगे, भारत में चलने वाली पवनें, बहुत सारी हवाएं पढ़ेंगे, चिनूक हवा है बहुत सारी, तो वहां पे आप लोगों को ये कटिबंध और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप अभी इतना नॉलेज डेवलप कर लीजिए, आप अपने माइंड में ये डायग्राम बना लीजिए और इन कटिबंधों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है थीमेटिक और चौथा है भू राजस्व मानचित्र। ये 4 प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं। अब भौतिक मानचित्र में क्या क्या दिया होता है? आपके पर्वतों के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में और महासागरों के बारे में। देखिए जब भी आप किसी भी देश का या फिर वर्ल्ड का भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल जो आपका मैप है उसको लेंगे तो आपको उसके पर्वत, पठार, मैदान और महासागर के बारे में पढ़ना होगा। ये देखिए मैं मानता हूं कि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन देखिए मेरे दोस्त काफी दोस्तों ने मुझसे कहा है कि मुझे बेसिक नहीं आता है, इस वजह से मैंने बेसिक क्लास को स्टार्ट किया है। इसके बाद एग्जाम्स के बाद मैं एडवांस क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूं। और भौतिक के अलावा दूसरा होता है राजनीतिक। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? जैसे किसी देश का राज्य, नगर और शहर, या आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें हम कंट्रीज को पढ़ते हैं। तो राजनीतिक में राज्य, नगर और शहर के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए उसके बाद एक होता है थीमेटिक मानचित्र। ये एग्जाम्स में पूछ लिए होते हैं कि निम्न में से थीमेटिक मानचित्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो थीमेटिक मानचित्र में सड़क हो गया, वर्षा होती है, कहाँ वर्षा होती है, कहाँ नहीं होती है, सड़क कहाँ से कौन सी सड़क है, और उद्योगों के बारे में दर्शाया गया है। उसके बाद है भू राजस्व मानचित्र। इसमें क्या होता है? भूमि का बंटवारा कहाँ कहाँ पर है, कौन सी भूमि किसकी होगी, कहाँ तक होगी। और इस मैप को जानने के लिए आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा, इसको आपको अपने जिले के बंदोबस्त अधिकारी या तहसील के बंदोबस्त अधिकारी से बनवाना पड़ता है। ये होता है भू राजस्व, यानी कि इसमें जमीन का ब्यौरा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है दिशा सूचक। दिशा का ज्ञान करने के लिए हम दिशा सूचक का उपयोग करने लगे हैं। पहले हम दिशा का ज्ञान ध्रुव तारा से करते थे, जो कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ध्रुव तारा क्या होता है। इसकी दिशा हमेशा उत्तर में होती है। जो हमारा ध्रुव तारा होता है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है? उत्तर में होती है। तो उस तारे को देख करके हम दिशा का ज्ञान करते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी तारों को देख करके दिशा का ज्ञान करते हैं। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में इतना सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना, और उसके बाद आपका कटिबंध, ताप कटिबंध, और उसके बाद मानचित्रों के टाइप पढ़ लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आने वाले हैं। इससे भी ज्यादा और इससे भी इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं बिल्कुल आपके ऑफलाइन कोचिंग जैसी फीलिंग देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ऑल द बेस्ट. I think that you do better in your life. Okay.